आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। इस वक्त हैं हम मुंबई में। हमारे साथ है अर्जुन डांगले जी, जो पैंथर के सह संस्थापक है। दलित पैंथर एक ऐसी मोमेंट, एक ऐसा आंदोलन जिसे सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जाना जाता है, अपितु पूरी दुनिया में जाना जाता है। क्या है ये आंदोलन? और इस आंदोलन को इस वर्ष 50 वर्ष हो रहे हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। क्या सही मायने में हम आज़ाद हैं? क्या सही मायने में पैंथर की जो मोमेंट थी दलित पैंथर की, उसकी आज भी ज़रूरत है? इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जो 50 साल हो गए हैं पैंथर के, आपको क्या लगता है कि पैंथर की जब शुरुआत हुई तो क्या उसकी कितनी आवश्यकता थी तब, और उसकी प्रेरणा क्या थी? दलित पैंथर की तो आवश्यकता थी। दलित पैंथर की जो शुरुआत हुई जी। तो 9 जुलाई 1972 में उनका स्थापना दिन मनाया जाता है। उस वक्त जो 60 और 70 का दशक था, तो पूरे देश में युवकों में एक नवीन जागृति आई थी। दुनिया भर के युवक अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 56 साल में हो गया। उनके बाद उनकी जो विरासत चला रहे थे, रिपब्लिक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो उन पे भी 60 के दरमियान अलग अलग गुट निकल गए। जैसे दादा साहेब गायकवाड़ थे, कर्मवीर, BC कामले थे, बैरिस्टर खोबरागड़े थे और बहुत लोग कुछ थे। और उसी वक्त 70 के दशक में महाराष्ट्र में अन्याय अत्याचार, जो दमन पीड़न दलित, आदिवासी, मजदूर, कष्टकरी पर हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं थी, दलित महिला, भूमिहीन क्षेत्र मजदूर उसे बोलते हैं, छोटे छोटे काश्तकार होते हैं, उनके ऊपर जो बड़े सरमाएदार और जो सत्ताधीश थे उस वक्त, वो अपनी सत्ता के जोर से, अपने पैसे पे जोर पर एक दमन करते थे। और उस वक्त 70 का दशक आता ये था कि एक युवक की आवाज़ उठ रही थी, और जिस तरह जहाँ युवक ऐसा आवाज़ उठा गया इनके खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जैसे देहात में, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ज़मीन को लेकर, यानी खेती की ज़मीन को लेकर, उसके जो भूमिहीन जो लैंडलेस लेबर थे, उनकी जो तनख्वाहें थी, उनके बारे में, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्वाभिमान दिया था, उससे लेकर वो नया ज़िंदगी जीने की चाहते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो आवाज़ उठाते थे, उसके दमन का ये चल रहा था। वो दमन का प्रकार किस तरह था? जैसे सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। सामाजिक बहिष्कार यानी उन गाँव को, उनको दुकान जो होते हैं, उनको कुछ किराया माल नहीं दिया जाता था। वो जो भूमिहीन से खेत मजदूर थे, सब वो काम करते थे दूसरे के खेतों पर, उनको काम रुकाया जाता था। गांव के भी जो ये थे, उसमें पानी नहीं दिया जाता था। ऐसे जो सब, यानी उसकी एक सामाजिक और आर्थिक नाकाबंदी जिसको बोलते हैं, ऐसी तरह किए जाते। केवल सामाजिक नहीं थी, केवल धार्मिक नहीं थी, ये आर्थिक भी थी। और इसके खिलाफ उस वक्त देख रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे। हम तो पहले शुरू में लिखते थे 60-70 के 65-64 के ज़माने में, जैसे बाबूराव बागुल जैसे लेखक थे। बाबूराव बागुल एक दलित का विद्रोह लेकर आए थे। यानी उस वक्त 60 के ज़माने में एक महाराष्ट्र में 3 विचारधाराएं थी वांग्मय, जैसे एक दलित साहित्य की, जिसके बाबूराव बागुल नेतृत्व कर रहे थे जी। नारायण सुर्वे जैसे लोग जो मार्क्सवादी विचारधारा लेकर नई कविता आ रहे थे। नया यानी का जो मजदूर है, उसका ज़िंदगी लेकर बम्बई शहर में
उसके बारे में लिख रहे थे। और तीसरी धारा थी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो पूरे भारत में थी, जो जिसको लिटिल मैगजीन की, यानी मराठी में लघु आनेतकर की मूवमेंट थी, जिसमें सब राजा ढाले थे, तुलसी परब थे, चित्रे थे, वसंत आबाजी डाके, चंद्रकांत खोत, सतीश कालसेकर, अशोक शहाणे थे, बालचंद्र नेवाड़े थे, ऐसे नाम थे सब। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन उनका झगड़ा वाङ्मयीन तंत्र के बारे में था। और दलित साहित्य की एक विचारधारा थी, वो बदलाव की विचारधारा थी, समाज को बदलने की, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल रिकन्स्ट्रक्शन कहा था, यानी समाज का ये होना चाहिए, पुनर्गठन यानी पुनर्रचना होनी चाहिए, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन। वो विचार पहले ही कास्ट इन इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहला जो लिखा, उसमें हुए विचार था। और वो लेकर हम लोग यहाँ लिख रहे थे दलित साहित्य की, जिसमें मैं था, राजा ढाले था, जयवीर पवार था, नामदेव ढसा थे, उमाकांत रणधीर थे, बहुत लोग थे जैसे। और उसमें केवल दलित के नहीं, लेकिन जो है सभी तीन ही धारा थी, वो तो सब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी, तो एक दूसरे के साथ मिल जुलाव था। जैसे सतीश कालसेकर जो लिटिल मैगजीन में काम करते थे, उसने बाबूराव वालकर की विद्रोह की कविता, जो वो लघु आनेत कलिक से माध्यम के निकलते थे। और हमारी महाराष्ट्र बौद्ध साहित्य सभा थी, बाद में दलित साहित्य संसद थी, और मार्क्सवादी विचारधारा लेके एक प्रगत साहित्य सभा थी। हम सब लोग मिलके सब इधर वह काम कर रहे थे। लेकिन और उसी वक्त हम लोग ये सुन रहे थे कि ये अफ्रो एशियन लिटरेचर का जो मूवमेंट चल रही थी, उसके बारे में सुन रहे थे। और जैसे डॉक्टर M.N. वानखेड़े है, वो अमेरिका से आए थे, वो भी इस मूवमेंट में थे। जो मिलिंद महाविद्यालय जो बाबा साहब ने, वहाँ एक मूवमेंट इसी बारे में चल रही थी, वहाँ के लड़के लिख रहे थे। तो उसने कहा था कि आप निग्रो जैसे लिखना चाहिए। उस वक्त ब्लैक, अभी निग्रो ने यूज़ किया जाता है, ब्लैक जैसे लिखना चाहिए, ब्लैक जैसे। वो प्लैंथर के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं थे, हम लोग सुने थे। और ये सब उसी वक्त 70 के दरमियान 1970 जो एलाया पेरिमल कमेटी का रिपोर्ट आया, उससे 1917 आदि दलितों की कत्तर एक हुई थी, मसाकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, जिसमें वो आया था। और हम लोग लिख रहे थे अन्याय अत्याचार कविता कथा, ये सब लिख रहे थे। और इस वक्त हम ये निकालते थे पत्रक वगैरह, ये सब इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ये सब लेकर एक जैसी अपने दलित महिलाओं की व्यवस्था लेकर एक जुलूस निकाला जाता था, दलित युवकों को जला दिया जाता था। और इसलिए हम लोग ने सोचा केवल लिखने के, हम लोग अत्याचार के खिलाफ लिखने से, कविता लिखने से, कथा लिखने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ एक ब्लैक पैंथर जैसा एक कृति होना चाहिए। और इस वक्त ये कृति हो गया। और दलित पैंथर का एक दलित साहित्य से जो प्रेरणा थी, दलित साहित्य में जो विद्रोह होता हुआ करते थे, लिखते थे, उसका कृतिशील आविष्कार यानी दलित पैंथर। बिल्कुल, यानी दलित पैंथर का और दलित साहित्य का नाता माँ बेटे जैसा है। बिल्कुल, हम साहित्य की बात करेंगे, लेकिन जो स्रोत है, जैसे कि आपने जिक्र किया, क्या इसका स्रोत जो मूवमेंट ब्लैक पैंथर की अमेरिका में चली या साउथ अफ्रीका में चली, क्या इस दलित पैंथर का स्रोत वहां से आता है या अपने आप यहाँ ये मूवमेंट खड़ी? नहीं, खाली उनका ब्लैक पैंथर से जैसे जो लड़ा, लेखक लिखने वाले लड़ते थे, जैसे हम लोग लिखते थे, तो वैसे लिखते थे। हमारा प्रेरणा स्रोत तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ही था, जो समाज में बदलाव आना चाहिए, सामाजिक की, आर्थिक, सांस्कृतिक सब पुनर्रचना होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो बदलाव की भाषा की थी, वो उसका स्रोत तो बाबा साहेब अम्बेडकर था, उनकी विचारधारा तो बाबा साहब अम्बेडकर की थी। में आपने कहा कि साहित्य ने हमें मोमेंट से जोड़ा, और साहित्य लिखते हुए फिर ये बात आगे आई कि केवल साहित्य से नहीं तो रास्तों पर भी उतरना होगा। क्या आज के दौर में भी साहित्य ज़रूरी है? क्या साहित्य मार्गदाता बन सकता है आज के दौर में भी? न, उस वक्त क्या था, 70 के और उधर जो 60 के बाद, ये पूरे देश में एक, देखिए आप उस वक्त 1967 में नक्सलबारी आंदोलन का जन्म हुआ था। गुजरात में उधर नवनिर्माण आंदोलन चला था, उधर ब्लैक पैंथर भी उसी वक्त, यानी उसी 66-67 में हुआ था। और ये पूरे देश में एक, जैसे महाराष्ट्र में भी
युवक क्रांति दल ऐसे मूवमेंट थी, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन जैसे ये थी, ऑल इंडिया फेडरेशन, समाजवादी युवा सभा, इनके युवक भी एक हे थे। जैसे महाराष्ट्र में मागोवा जैसा एक ग्रुप था, शहादा में जो काम कर रहे थे, यानी पढ़े लिखे हुए लोग आईआईटी में, जैसे सुधीर भेड़ेकर थे, जी। कुमार शिराड़कर थे, बहुत ऐसे लोग थे जो छोड़ के पढ़ाई छोड़कर वो मागोवा में आदिवासी क्षेत्र में काम करने गए। तो हम लोग जो, और इसका दूसरा एक था कि रिपब्लिकन पार्टी के जो अलग अलग गुट हुए थे वो सामाजिक अन्याय अत्याचार के खिलाफ निष्क्रिय थे। जैसे 1967 में कांग्रेस रिपब्लिकन समझौता हो गया जिसको सामाजिक अभिसरण का था, तो उससे हम लोग नाराज थे, क्योंकि जो ये करने वाले थे सब वो सत्ताधारी लोग थे कांग्रेस के, और वो इसके पास सब देहातों में जो जिसको सत्ता संपत्ति और प्रतिष्ठा उनके साथ थी, सब यानी जिला बैंक, खरीदी विक्री संघ मराठी में बोलते हैं, भू विकास बैंक, और सब ये उनके हाथ में थी। शुगर इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, सहकार के नाम पर एक नया भांडवली तौर पे ये लोग सब कर रहे थे, और जो पिछड़े हुए थे, आदिवासी थे, जो इसमें उनको शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, उनको एक इस्तेमाल करते थे खाली जैसे इलेक्शन के दरमियान वगैरह, और उनको जो सहकार के नाम पर जो महाराष्ट्र में जो समृद्धि आती थी उसने उनको ये नहीं बनाया था, हिस्सा नहीं, हिस्सेदार नहीं थे, हिस्सेदार नहीं बना। उनको लगता था कि ये लोग हमारे पंजे के और हमारे इशारे पर काम करें, और बाबा साहब की प्रेरणा रहकर, और जो जो दौर था 70 में सब, यानी थोड़ा सा दुनिया में और फ्रांस में भी तब युवकों का उठाव हो गया था, सब दुनिया भर चल रहा था, तो हम लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे थे, इस रिपब्लिकन के साथ जो निष्क्रियता थे उनसे भी हम लोग नाराज थे, और जो ये सब मिलके इसके खिलाफ हम एक नया एक किया। बिल्कुल, दलित पैंथर का आंदोलन बहुत आक्रामक था, बहुत आक्रामकता के साथ, और एक आरोप लगता है कि इस आंदोलन के वजह से जो समाज दलितों के पास आ रहा था या बौद्ध लोगों के पास आ रहा था, इस आंदोलन की शाखाएं गांव-गांव पैंथर की होने की वजह से समाज दूर दूर होता रहा, ये आरोप लगता है। नहीं, वो तो आरोप ऐसा नहीं हो, इसलिए आक्रामक होते हुए नहीं थे, उलट ऐसा मैं तो जानता था कि समाज में ऐसे लोग थे। हम लोग जो अन्याय के खिलाफ जगह पर जाते, किसी खेतिहर मजदूर पर अन्याय हो गया, यानी जो मार्जिनल फार्मर है उसकी ज़मीन किसने ले ली, तो छुड़ाने के लिए हम लोग जाके खड़ा रहते थे। तो महाराष्ट्र एक को विचारधारा थी जो पुरोगामी, यानी यहाँ की लेफ्टिस्ट मूवमेंट जी, यहाँ के किसानों ने, कामगारों ने बहुत आंदोलन किए थे, वह सामाजिक धाराएं में भी फुले शाहू अम्बेडकर लेफ्ट और ये सब धारा दिए, और यहाँ लोग वो बहुत पैमाने में हमें सपोर्ट देते थे, इसलिए ये नहीं हुआ, लोग दूर नहीं गए। हम लोगों ने एक देखिए, इसका केवल एक सामाजिक ये नहीं था, एक कल्चरल संघर्ष भी था, एक सांस्कृतिक संघर्ष था। हमारे में कुछ लोग थे, राजा ढाले जैसे वगैरह, एक तो कि वो लोग जानते थे जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के लेके आगे चल जाना चाहिए, और जो बुद्धिस्ट है वही पैंथर हो सकते हैं, ऐसी एक धाराएं थी। तो बाकी के जो शेड्यूल कास्ट में जो कॉन्ट्राडिक्शन थे, महार कम्युनिटी के अलावा मातंग चरण बहुत पैमाने पर थे, बड़े आदिवासी थे, जैसे लक्ष्मण गायकवाड़ जैसे लक्ष्मण मान, बहुत लोग आए थे, मुझे मालूम है सब, और ये नेशनल लेवल पर थे, जैसे रांची के जो के रॉय वगैरह, ये सब लोग हमारे साथ में थे उस वक्त। लेकिन केवल हम बुद्ध धर्म की विचारधारा लेके ये चल रहा था, और हिंदू धर्म को गालियाँ देना उस वक्त, और बाकी के लोग तो बुद्धिस्ट तो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में, बाकी के जो तबके के लोग थे जो वो जरा हिंदू इसके छाए में थे तो हो गए, इसलिए कुछ लोग दूर हो गए, इसलिए बाकी की आक्रामक थे, इसलिए नहीं आक्रामक हमारे आक्रामक का जने सामाजिक अत्याचार के खिलाफ आक्रामक थे, उसमें तो स्वागत ही किया जाता था। लेकिन जो विचारधारा जो संकुचित रहेगी उससे लोग
बाहर बिल्कुल थे। बिल्कुल। आक्रामकता की बात करते थे, 70 से 80 के दशक में पैंथर का एक बहुत दहशत थी। क्या दहशत थी? किसी उदाहरण के साथ समझाएंगे कि किस तरह से पैंथर काम करते थे जब नहीं नहीं, अभी ये देखो ना, एक युवक आघाड़ी थी हम्म। जो सिद्धार्थ विहार हॉस्टल जो पैंथर का केंद्र था, हम्म। उसमें राजा ढाले रहते थे और मेरे भी दोस्त दोस्त रहते थे। हमने मैं वहाँ अक्सर जाता था। नामदेव रसाल के पहले राजा ढाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम्म। है ना, और भी लास्ट तक थे। तो जाते थे तो हम लोग लिखते थे सब। तो उसमें जो युवक थे वो हॉस्टल में रहते थे सिद्धार्थ विहार में। वो बावड़ा के जो बहिष्कार हुआ सामाजिक, तो हम लोगों ने युवक आघाड़ी निकाला जिसका मैं प्रेसिडेंट था। और वर्षा पर वसंतराव नाइक का जो बंगला था चीफ मिनिस्टर का, वहाँ पर हमने मोर्चा निकाला था वहाँ पर। और उधर बावड़ा जाकर हम लोगों ने वो जो शाहजी पाटिल जो वहाँ के जो मिनिस्टर थे उनको जाके उनको सब ये दे दिया। और जहाँ जमींदार थे, जहाँ उधर भूगांव में था, जैसे जमीन वो कब्जा करते थे ये दलितों के, तो हम जाके उस जमींदार के सब पूरी तैयारी के साथ पूरे जाके उनके खिलाफ रहते थे। तो गांव से कई लोग भाग के जाते थे, इतना ये था, यानी पैंथर के लोग आ रहे हैं, ऐसा एक था। और उस वक्त सभी लेफ्ट पार्टियों के लिए, को कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे जिनको ये छुपे तरह से ये करते थे हमारे पीछे। लेकिन लेफ्ट मूवमेंट से समाजवादी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, इतर जो परिवर्तनवादी लोग थे वो भी हमारे साथ थे उसी वक्त। यानी एक अच्छी धारा चल रही थी, जैसे बाबा आड़व जैसे लोग थे। ये महाराष्ट्र में तो एक बड़ा मोर्चा, जब गिरनी मजदूरों का स्ट्राइक चल रहा था, तब दलित पैंथर ने उसको सपोर्ट दिया था। और दलित मजदूरों का और दलितों का एक बड़ा मार्च निकाला था आज़ाद मैदान पर, जिसमें यानी श्रमिक और दलित इसका नाता होना चाहिए, ये भूमिका लेकर पैंथर चल रही थी। तो लेकिन उसमें भी ऐसे लोग थे कि हमें इस श्रमिक से कुछ लेना देना नहीं है, हमें एक समाजकारण करना है, राजकारण नहीं करना है। जैसे हम महंगाई पर बोलते थे, बेरोजगारी पर बोलते थे, तो एक तबका था दलित पैंथर में जो आगे जैसे अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद पर उभर कर आया हुआ, तो ये हुआ।